स्टूडेंट्स, कथा साहित्य से आपके एग्ज़ाम में 4 नंबर का अक्सर एक कहानी का सारांश लिखने के लिए आता है। तो आज मैं आपको कहानी पंचलाइट है और जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, इसका सारांश बताऊंगा। आप ध्यान से सुनिएगा, याद करिएगा और इसे नोट भी कर लीजिएगा और अपना नोट हमें भेज दीजिएगा चेक करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। महतो टोली की पंचायत में 15 महीने से जुर्माने का धन जमा होता आ रहा था। रामनवमी के मेले में पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते थे। पंचलाइट खरीदने से 10 रुपये बचे। पंचों द्वारा इस प्रकार बचे हुए 10 रुपये से पूजा की सामग्री खरीदकर पूजा करने का निर्णय किया गया। 10 रुपये की पूजा सामग्री खरीद ली गई। अब पंचलाइट को महतो टोले में लाया गया। टोले भर के लोग पंचलाइट को देखने आए थे। सब लोग इकट्ठे हो गए। छड़ीदार जगनू महतो रह रहे कर लोगों को चेतावनी दे रहा था। हाँ, दूर, जरा दूर से, छू मत देना, ठेस न लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौकीरी लगाओ। कीर्तन मंडली के सरदार मूर्धन ने अपने व्यक्तियों से कहा, देखो, आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। सूर्य अस्त होने के 1 घंटा पहले ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर इकट्ठा होने लगे। सरदार ने पंचलाइट खरीदने का पूरा किस्सा लोगों को सुनाया। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी नजरों से देखा, परंतु उस सारे टोले में पंचलाइट चलाना किसी को न आता था। समस्या यह थी कि पंचलाइट चलाएगा कौन। खरीदने से पहले यह बात किसी के दिमाग में आई नहीं थी। आज किसी ने अपने घर में डिबरी भी न जलाई थी। पंचलाइट न जलने से पंचों के चेहरे उतर गए थे। राजपूत टोले के लोगों ने उनका मजाक बनाया, लेकिन सबने धैर्य के साथ उनका मजाक सहन किया। सारे टोले में पंचलाइट जलाने की विद्या बस एक ही व्यक्ति जानता है, और वह है गोधन। केवल बुढ़ी काकी की बेटी मुन्नी जानती है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, परंतु गोधन को तो पंचों ने बिरादरी से निकाल रखा था, क्योंकि वह सनीमा के गीत सुनाकर और बांसुरी बजाकर मुन्नी को अपनी ओर आकर्षित किया करता था। मुन्नी ने अपनी सहेली कनेली के कान में यह बात बताई। कनेली ने यह सूचना सरदार के कान तक पहुंचा दी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। अब यह विचार करने की बात थी कि बिरादरी से हुक्का बंद गोधन को बुलाया जाए या नहीं। सरदार ने कहा कि जाति की बंदिश अर्थात रुकावट ही क्या, जबकि जाति की इज्जत पानी में बही जा रही है। क्यों जी दीवान। सबकी राय से गोधन को बुलाना तय हो गया। छड़ीदार को गोधन के पास बुलाने भेजा, परंतु गोधन ने आने से इनकार कर दिया। छड़ीदार ने आकर रोनी सूरत बनाकर कहा कि गोधन को मना लिया जाए, नहीं तो कल से मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। अंत में पंचों की राय से गुर्री काकी गई और वह गोधन को मना लाई। अब गोधन की बिरादरी में खुल्लस हुई, अर्थात अब गोधन बिरादरी में शामिल हो गया। गोधन आकर पंचलाइट जलाने लगा। उसने स्प्रिट मांगी। उपस्थित जन समूह में फिर मायूसी छा गई। स्प्रिट तो लाई ही नहीं गई थी। गोधन ने स्प्रिट के अभाव में गरी के तेल से ही लाइट जला दी। पंचलाइट को जलती देखकर सब प्रसन्न हो गए और गोधन की प्रशंसा करने लगे। मुन्नी ने हसरत भरी दृष्टि से गोधन को देखा। आंखें चार हुई और आंखों से बातें हुई। कहा, सुना, माफ करना, मेरा क्या कसूर। सरदार ने गोधन को बड़े प्यार से अपने पास बुलाया और कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा साथ खून माफ। खूब गाओ सलीमा अर्थात सिनेमा का गाना। गुर्री काकी ने गोधन को रात के खाने पर निमंत्रित किया। गोधन ने एक बार फिर मुन्नी को देखा और मुन्नी की पलकें झुक गईं।
महतो टोली की पंचायत में 15 महीने से जुर्माने का धन जमा होता आ रहा था। रामनवमी के मेले में पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते थे। पंचलाइट खरीदने से 10 रुपये बचे। पंचों द्वारा इस प्रकार बचे हुए 10 रुपये से पूजा की सामग्री खरीदकर पूजा करने का निर्णय किया गया। 10 रुपये की पूजा सामग्री खरीद ली गई। अब पंचलाइट को महतो टोले में लाया गया। टोले भर के लोग पंचलाइट को देखने आए थे। सब लोग इकट्ठे हो गए। छड़ीदार जरनू महतो रह कर लोगों को चेतावनी दे रहा था। हाँ दूर, जरा दूर से, छू मत देना, ठेस न लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौक पीढ़ी लगाओ। कीर्तन मंडली के सरदार मूलधन ने अपने व्यक्तियों से कहा, देखो आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। सूर्यास्त होने के 1 घंटा पहले ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर इकट्ठा होने लगे। सरदार ने पंचलाइट खरीदने का पूरा किस्सा लोगों को सुनाया। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी नजरों से देखा, परंतु उस सारे टोले में पंचलाइट जलाना किसी को न आता था। समस्या यह थी कि पंचलाइट जलाएगा कौन। खरीदने से पहले यह बात किसी के दिमाग में आई नहीं थी। आज किसी ने अपने घर में ढिबरी भी न जलाई थी। पंचलाइट न जलने से पंचों के चेहरे उतर गए थे। राजपूत टोले के लोगों ने उनका मजाक बनाया, लेकिन सबने धैर्य के साथ उनका मजाक सहन किया। सारे टोले में पंचलाइट जलाने की विद्या बस एक ही व्यक्ति जानता है, और वह है गोधन। केवल गुर्री काकी की बेटी मुन्नी जानती है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, परंतु गोधन को तो पंचों ने बिरादरी से निकाल रखा था, क्योंकि वह सलीमा के गीत सुनाकर और बांसुरी बजाकर मुन्नी को अपनी ओर आकर्षित किया करता था। मुन्नी ने अपनी सहेली कनेली के कान में यह बात बताई। कनेली ने यह सूचना सरदार के कान तक पहुंचा दी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। अब यह विचार करने की बात थी कि बिरादरी से हुक्का बंद गोधन को बुलाया जाए या नहीं। सरदार ने कहा कि जाति की बंदिश अर्थात रुकावट ही क्या, जबकि जाति की इज्जत पानी में बही जा रही है। क्यों जी दीवान। सबकी राय से गोधन को बुलाना तय हो गया। छड़ीदार को गोधन के पास बुलाने भेजा, परंतु गोधन ने आने से इनकार कर दिया। छड़ीदार ने आकर रोनी सूरत बनाकर कहा कि गोधन को मना लिया जाए, नहीं तो कल से मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। अंत में पंचों की राय से गुर्री काकी गई और वह गोधन को मना लाए। अब गोधन की बिरादरी में खुल्लस हुई, अर्थात अब गोधन बिरादरी में शामिल हो गया। गोधन आकर पंचलाइट जलाने लगा। उसने स्प्रिट मांगी। उपस्थित जन समूह में फिर मायूसी छा गई। स्प्रिट तो लाई ही नहीं गई थी। गोधन ने स्प्रिट के अभाव में गरी के तेल से ही लाइट जला दी। पंचलाइट को जलती देखकर सब प्रसन्न हो गए और गोधन की प्रशंसा करने लगे। मुन्नी ने हसरत भरी दृष्टि से गोधन को देखा, आंखें चार हुई और आंखों से बातें हुई। कहा, सुना, माफ करना, मेरा क्या कसूर। सरदार ने गोधन को बड़े प्यार से अपने पास बुलाया और कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा अर्थात सिनेमा का गाना। गुर्री काकी ने गोधन को रात के खाने पर निमंत्रित किया। गोधन ने एक बार फिर मुन्नी को देखा और मुन्नी की पलकें झुक गईं।